सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में क्या कुछ बताया, उसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो मैंने ये लिख रखा है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, ये गुरु और शिष्य है जिनकी ये कड़ी है। इसको आप हमेशा के लिए याद रखें। सुकरात थे, उनके शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। अब अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व मैसिडोनिया प्रायद्वीप, जो स्टेगिर्स यानी उत्तरी यूनान में हुआ था। 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया प्रायद्वीप स्टेगिर्स उत्तरी यूनान में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई 322 ईसा पूर्व। उस समय उनकी उम्र 62 वर्ष की अवस्था थी। अरस्तु है उनका यूनानी नाम एरिस्टोटेलेस। उनके गुरु का नाम अरस्तु के प्लेटो था। अरस्तु के प्रमुख 2 ग्रंथ हैं, जिनमें नंबर 1 है काव्यशास्त्र पोइटिक्स, दूसरा है भाषण शास्त्र। अब जो 2 प्रमुख ग्रंथ हैं काव्यशास्त्र और भाषण शास्त्र, इनमें देखिए जो नंबर 1 है काव्यशास्त्र, इसके 2 भाग हैं। यह द्वितीय भाग है जो हम पढ़ेंगे और प्रथम भाग इसका अपूर्ण है। देखिए काव्यशास्त्र है, उसके भाग 2 है। पहला भाग है वो अपूर्ण है और द्वितीय भाग है जो हमारे दिया हुआ है। काव्यशास्त्र जो ग्रंथ है उसमें कुल अध्याय 26 है और कुल पृष्ठों की संख्या 50 है, यानी 50 के लगभग मानी जाती है। तो देखिए ये अभी कॉलेज लेक्चरर 2014 में ये प्रश्न आया था कि जो अरस्तु का ग्रंथ है काव्यशास्त्र वो कितने अध्याय में विभक्त है। ये प्रश्न आया था 25, 26, 28, 30 ऐसे ऑप्शन थे। तो उसका आंसर था, उत्तर था अध्याय 26 यानी 26 थे। विशेष देखिए इस ग्रंथ में उन व्याख्यानों का सार है जो अरस्तु ने अपने शिष्यों को समक्ष कक्षा में प्रस्तुत किए थे। यानी जो काव्यशास्त्र ग्रंथ है उस ग्रंथ में उन व्याख्यानों का सार है जो अरस्तु ने अपने शिष्यों को कक्षा में दिए थे। दूसरा उनका जो ग्रंथ है भाषण शास्त्र, इस ग्रंथ में भाषण की कला की बारीकियों का चित्रण किया गया है। यानी भाषण की जो कला है ना, उन बारीकियों का चित्रण इसमें बताया गया है। अरस्तु का काव्य सिद्धांत 3 माने गए। उनके काव्य सिद्धांत कौन कौन से? अरस्तु का एक तो है अनुकरण सिद्धांत, दूसरा है विरेचन का सिद्धांत और तीसरा है त्रासदी का सिद्धांत। अरस्तु के सिद्धांत है वो 3 है, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत। इन तीनों में अरस्तु का जो प्रिय विषय था वो था त्रासदी। आगे पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। ये अनुकरण शब्द है, ये यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द का हिंदी पर्याय है। यानी ये यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा में इसे मेटिशन से बना है, यानी अंग्रेजी भाषा है उसका शब्द है मेटिशन, उससे बना हुआ है। अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, इससे पहले अरस्तु से पहले उनके गुरु ने, जो उनके गुरु थे प्लेटो, उन्होंने अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया और उन्होंने कहा था कि अनुकरण जो होता है वो सदैव अधूरा होता है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य। ये मानना है प्लेटो का। प्लेटो कह रहे हैं कि अनुकरण सदैव अधूरा होता है क्योंकि ईश्वर ही सत्य है और संसार जो बनाया हुआ है, जो संसार बना हुआ है वो ईश्वर की अनुकृति है, जो कि अर्ध सत्य है। यानी ये आधा सत्य है जो संसार है, तथा संसार की अनुकृति काव्य है। यानी संसार में जो प्राणी हैं वो काव्य का सर्जन करेंगे तो वो काव्य क्या है, 1/4 सत्य है। देखिए ईश्वर तो सत्य है, लेकिन इसकी बनाई हुई जो संसार है, ये जो
अनुकृति है वो अर्ध सत्य है, और इसके लिखने वाले जो कि 1/4 सत्य, अर्थात 3/4 झूठ है, अतः काव्य है वो त्याज्य है। ये बात किसने कही? प्लेटो ने कही थी। इस प्रकार काव्य अनुकरण का अनुकरण है, ये परिभाषा दी है प्लेटो ने। इसलिए वो कहते हैं कि जो काव्य है हमारा वो अनुकरण का अनुकरण है। इसी कड़ी में प्रोफेसर मर्रे की परिभाषा है, अनुकरण का अर्थ है सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनः सर्जना है। ये दोनों परिभाषाएं भी आपको याद होनी चाहिए। अगर ऐसा आ जाए कि अनुकरण सदैव अधूरा होता है क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, संसार ईश्वर की अनुकृति है जो अर्ध सत्य है, तथा संसार की अनुकृति काव्य है जो कि 1/4 सत्य अर्थात 3/4 झूठ है, अतः काव्य त्याज्य। ये किसकी परिभाषा है? प्लेटो की। फिर प्लेटो ने यह भी कहा काव्य अनुकरण का अनुकरण है, ये किसकी परिभाषा है? प्लेटो की। और सर्जना का अभाव नहीं आती अपितु पुनः सर्जना, ये कहा था प्रोफेसर मर्रे ने। अब देखिए अरस्तु का मत है वो प्लेटो से भिन्न है, थोड़ा अलग है। कैसे? अरस्तु ने हूबहू नकली को अनुकरण नहीं माना। उन्होंने कहा है कि उसमें संवेदना, कल्पना, आदर्श आदि के प्रयोग द्वारा अपूर्ण जो होता है उसको पूर्ण बनाना होता है। यानी प्लेटो तो जो कहते हैं कि जो हमें प्रकृति से मिला है वही सत्य है, या हम कह सकते हैं कि वही सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा है नहीं, उसमें हम सुधार करके उसको और अच्छा बना सकते हैं। इनके द्वारा प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरी किए जाती है। यानी अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति जो हमें देती है हो सकता है उसमें दोष हो, उसमें अभाव हो किसी तरह का, लेकिन इसमें हम कुछ बदलाव करके और उसे अच्छा कर सकते हैं। यानी प्रकृति के अनेक दोष और अभाव की अनुकृति को प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जाते हैं। कवि और कलाकार अपनी संवेदना अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है, उसे आदर्श रूप देता है। ये बात कौन कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ने कहा कि प्रत्येक कला की कृति को सौंदर्य की वस्तु माना है। यही कारण है कि अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो से भिन्न है। यानी वो अपने गुरु प्लेटो से थोड़ा और आगे पहुंच गए और वो बताते हैं कि इसमें संशोधन करके उसमें व्यक्ति अपनी संवेदना से, अनुभूति से अपूर्णता से पूर्णता प्रदान कर सकता है, उसमें अपनी कला द्वारा कैसे भी उसमें अच्छा डाल सकता है, तो वो अनुकरण है और वो उसमें कुछ सुधार करके उसको अच्छा बना सकता है। यानी प्लेटो के मत से अरस्तु का मत और अच्छा है। आगे बात करते हैं। एवरक्रोम्बे ने लिखा है, लेकिन कहा अरस्तु ने, अरस्तु का तर्क था कि क्या था, यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती, प्रकृति जो देती है वो ही दर्पण होती, तो हमें उसमें कुछ अधिक नहीं दे सकती थी जो प्रकृति देती है। अगर हमें प्रकृति जैसा प्रदान करती है वो ही हम ले लेते तो उसमें कुछ अलग से नहीं होता। परंतु तथ्य यह है कि हम कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं कि वह हमें वह प्रयोग करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। अनुकरण की वस्तुएं। अरस्तु मानते हैं कि कवि वस्तुओं को उसके यथावस्थित रूप में वर्णित नहीं करता, अपितु उसके युक्ति युक्त रूप में प्रस्तुत करता है, जो उसका उचित प्रयोग हो उसके वहाँ प्रस्तुत करता है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भावना में तथा कल्याण में अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रतिकृति को नहीं। यानी जो हमें प्रकृति देती है वो ही शुद्ध नहीं है, उसमें हम कुछ संशोधन करें तो और अच्छा हो सकता है, ऐसा मान रहे हैं अरस्तु। कविता और इतिहास का पारस्परिक संबंध कैसे है? कविता इतिहास की अपेक्षा अधिक दार्शनिक है और उच्चतर वस्तु है। देखो, इतिहास का वर्णन करता है जो यानी इतिहास है उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है, जो घटनाएं घटित हो गई है वो उसका वर्णन इतिहास करता है, और कवि है उसका वर्णन करता है, कवि है वो उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है।
यानी इतिहास है वो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका हो, लेकिन कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। काव्य सामान्य की अभिव्यक्ति है और इतिहास विशेष की। इतिहास सिर्फ विशेष की है, लेकिन जो काव्य है वो सामान्य की अभिव्यक्ति है। अरस्तु का अनुकरण से अभिप्राय है भावपूर्ण अनुकरण से था, न कि यथार्थ वस्तुपरक मूल्यांकन से। यानी अरस्तु का अनुकरण है वो भावपूर्ण अनुकरण से है, यानी अरस्तु ने जो अनुकरण दिया है वो प्लेटो के अनुकरण से और अच्छा है। उसने न कि यथार्थ वस्तुपरक मूल्यांकन से, जो वास्तविक है उसी से नहीं, उसमें संशोधन करके उसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया। कार्य से अभिप्राय, कार्य का अर्थ है केवल मनुष्य के कर्म से नहीं है, उसके विचार, भाव तथा चरित्र आदि भी है जो कर्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः यहाँ भी अनुकरण का अर्थ है नकल न होकर पुनः प्रस्तुतिकरण ही उचित प्रतीत होता है। यानी कार्य के लिए भी उन्होंने कहा है कि केवल मनुष्य के कर्म से नहीं है, उसके विचार क्या है, उसके भाव क्या है तथा उसका चरित्र आदि भी है जो कर्म के लिए उत्तरदायी है, उसे अच्छा करने के लिए मजबूर करते हैं। अतः यहाँ भी अनुकरण का अर्थ केवल नकल नहीं है, नकल न होकर पुनः प्रस्तुतिकरण है, यानी उचित प्रतीत होता है, अच्छा करने का प्रयास है इसमें भी। आगे बात करते हैं आनंद संबंधी मत। अरस्तु ने आनंद संबंधी मत में कहा है कि जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें दुख देता है उसे अनुकरण द्वारा प्रस्तुत रूप में हमें आनंद भी प्रदान करता है। कुछ अच्छी वस्तुएं हैं जो हमें सामने देखने से, प्रत्यक्ष देखने से उसमें दुख का अनुभव होता है, लेकिन हमें अनुकरण के द्वारा या उसे कुछ संशोधित रूप में देखने से उसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे डरावने जानवर को देखने में हमें भय और दुख होता है, किंतु उसका अनुकूल रूप हमें आनंद प्रदान करता है। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई शेर है, उसको हम सामने देखें तो हमें भय लगेगा, लेकिन उसे हम अनुकरण रूप में जैसे टीवी में देखते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। तो उन्होंने हमें प्रत्यक्ष वस्तुओं के दर्शन से दुख होता है, उसमें अनुकरण द्वारा प्रस्तुत में आनंद भी प्रदान होता है। यह अनुकरण निश्चय ही यथार्थ वस्तु पर अंकन न होकर भावात्मक और आदर्शात्मक या कल्पनात्मक होगा। अरस्तु का मत है कि भारतीय रस सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता प्रतीत होता है। यानी अरस्तु का जो मत है, जो भारतीय सिद्धांत है, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। अनुकरण सिद्धांत की सीमाएं क्या है? प्लेटो का अनुकरण मूल आदर्श का अनुकरण, देखो प्लेटो ने तो मूल जो आदर्श था उसी का अनुकरण किया था, लेकिन अरस्तु ने उसने क्या किया, कल्पनात्मक पुनर्निर्माण किया, उसमें कल्पनाओं के आधार पर उसे अच्छा और बनाने का प्रयास किया। अनुकरण सिद्धांत का क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत में विरोध देखने को मिलता है। यानी क्रोचे का सिद्धांत है सहजानुभूति सिद्धांत, उसमें अनुकरण सिद्धांत का विरोध देखने को मिलता है, क्योंकि कोंचे ने कहा, कोंचे के अनुसार कला का मूल रूप कलाकार के मानस में घटित होता है और रंग, रेखा, शब्द लय में उसका अनुकरण प्रधान अथवा आवश्यक घटना न होकर आनुषंगिक कार्य है। क्रोचे के अनुसार अनुकरण कला सर्जन में कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, जबकि अरस्तु का अनुकरण है वो कला कहलाता है। यानी उन्होंने तो यही कहा है कि उसमें कुछ न कुछ और अच्छा करके और उसे अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है, त्रास और करुणा का विवेचन उसकी परम सिद्धि रही है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा समझ में आया होगा। थोड़ा इसको और रिपीट कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए ताकि और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए।